हाय, आई एम शिवा गौतम और ये श्रेयस जोशी हैं। ये हमारे एक्स स्टूडेंट है शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के और इन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग की थी, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग के अंदर, ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर। और ये 3 साल से कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज दिया है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले जब यहाँ पे फ्रेशर थे तो ये किस तरीके से इन्होंने लर्निंग किया, ठीक है, किस तरीके से इन्होंने इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यू में इनको एचआर राउंड में किस तरीके से क्वेश्चन किया गया, ठीक है, टेक्निकल में किस तरीके से क्वेश्चन किया गया, ये सभी चीजें ये शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं जैसे जैसे आपसे प्रश्न पूछता जाऊंगा वैसे वैसे आप अपने जर्नी के बारे में बताइए, ठीक है। सबसे पहले मैं इनिशियल स्टेज सीखता हूँ, पूछता हूँ आपसे कि आपने टेस्टिंग क्यों चूज किया, मतलब जैसे आपने टेस्टिंग ज्वाइन किया यहाँ पे, तो टेस्टिंग का कोर्स ही क्यों चूज किया, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे कोर्सेज है, जावा भी है, पीएचपी भी है, डॉटनेट भी है, तो टेस्टिंग में क्यों आना चाहिए सर? क्योंकि सर हम बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से था और उस टाइम अपने को कोडिंग का कुछ भी C++, कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। तो सर मैं यहाँ आया था आपके पास शिवा कंसेप्ट सॉल्यूशन में कि क्या करना है। तो यहाँ पे जो काउंसलर थे उनसे मेरी काउंसलिंग हुई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप टेस्टिंग में आ सकते हैं, तो उसके अंदर बिना कोडिंग के आपकी इजीली जॉब लग सकती है। थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा 3 मंथ्स अराउंड। ठीक है। देखो, इससे आप ये प्लस पॉइंट भी ले सकते हैं कि यदि आपका स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस या आईटी नहीं है और आपका इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है या सिविल का है, तो भी एक क्यूए एक ऐसी प्रोफाइल होती है किसी भी आईटी कंपनी के अंदर कि आप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से सर्वाइव भी कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे 3 इयर्स हो गए मुझे, अभी भी मेरे को अच्छा लग रहा है कि ऐसा क्यूए वर्क करना, और आगे आ जाके ऑटोमेशन में भी इंटरेस्ट आएगा। मैं लैंग्वेज सीखने के कैपेबल, अब कॉन्फिडेंस आ गया इंडस्ट्री में काम करके, डेवलपर्स के साथ काम करके, वो हैबिचुअल हो गया उनके साथ इन्वायरमेंट में। तो अब लैंग्वेज सीखना इतना टफ नहीं जा रहा है कि स्टार्टिंग में अगर सीखता मैं कुछ जावा वगैरह तो एकदम थोड़ा लगता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से जॉब लगेगी कि नहीं, लेकिन अब मैं हो गया हूँ, मैं अच्छा, मेरे को इंटरेस्ट आता है लैंग्वेज। आपको काफी अच्छा हो गया। हाँ सर। ठीक है। तो जैसे आपने शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में जो ट्रेनिंग लिया, पहले तो हम आपका ट्रेनिंग फीडबैक जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग का आपका क्या फीडबैक था, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग में कैसे क्या लगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप शेयर करिए, किस तरीके से हमारे यहाँ का ट्रेनिंग फीडबैक क्या। जैसे सर आपके यहाँ से ट्रेनिंग करी थी, उसके बाद आपने लाइव प्रोजेक्ट पे हमको वर्क भी करवाया था। तो वो जो आपके जो थ्योरेटिकल क्लासेस थी और जो लाइव प्रोजेक्ट था, वो मुझे आज भी इंटरव्यू में काम आता है। जो आपने टेस्ट केसेस की शीट बनवाई थी सर ने हमसे, जो भी टेस्ट केसेस, बग रिपोर्ट्स और जो भी थ्योरेटिकल आपने पढ़ाया था, वो जो आपका पढ़ाया वो आज भी माइंड में रहता है कि नहीं सर ने इस क्लास में ये समझाया था। तो इंटरव्यू में वो काम आता है कि अपन इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली सर काफ़ी चीज़ें काम आती है। सर एज ए फ्रेशर जाते हैं जब, तो बहुत मेनली काम आता है जो आपने हमको प्रोजेक्ट पे वर्क करवाया था। अब एक क्वेश्चन जनरली फ्रेशर्स का ये भी रहता है कि जैसे हमारा गैप है, मतलब 2 साल का गैप है या 3 साल का करियर गैप है, तो आप बहुत सारे बच्चों को ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि यदि किसी का गैप है करियर में, तो क्या वो कंपनी में अप्लाई कर सकता है या क्यूए ज्वाइन कर सकता है? सर डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरा भी गैप था, मेरा इलेक्ट्रिकल में वर्क करा है 2.5 ईयर अराउंड। तो जो ये ऑनेस्टली बताएं, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आता उनको, तो वर्क करना आना चाहिए, अपने को नॉलेज होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप करी थी आपका, तो उससे मेरे को काफ़ी प्रोजेक्ट का नॉलेज हो गया। तो एज ए फ्रेशर भी मैं गया था, उनको मैंने जो आपने मुझे पूरा प्रोजेक्ट बताया था उसको मैंने पूरा उनको एक्सप्लेन करा, जिस पर मैंने टेस्टिंग करी थी, उसकी बग रिपोर्ट बनाई थी। तो मुझे एज ए एक्सपीरियंस ही था, मतलब अराउंड 6 मंथ का, जब मैंने आपके यहाँ पर पढ़ा था। तो मुझे काफ़ी बेनिफिट रहा उसका, मतलब कोई इशू नहीं रहा। नॉलेज होना चाहिए एज ए फ्रेशर, कितना भी गैप हो कोई मैटर नहीं करता। सैलरी स्टार्टिंग में थोड़ा कम ऑफर होता है, बाकी मींस एज ए फ्रेशर भी स्टार्टअप कंपनी में जा सकते हैं। यदि आपका लॉन्ग गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल गैप है, मैं तो आपको ऐसे कैंडिडेट भी बताऊंगा, अभी इंटरव्यू में बुलाऊंगा उनको, जिनका 10 से 12 साल का गैप था और वो भी आज के डेट में आईटी कंपनी में एज अ क्यूए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गैप से कोई इशू नहीं है, यदि आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है। बहुत सारे, देखो मैं बता रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी, उनके क्राइटेरिया बहुत होता है, गैप नहीं होना चाहिए नहीं। और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होती, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी से भी ज्यादा पैकेजेस आज के डेट में स्टार्टअप दे रही है और उससे ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो यदि आप स्टार्टअप के अंदर भी जाते हैं तो ये भी आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि बस आपके 2-4 जो आपने नाम सुने होंगे, मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहता पब्लिकली, सिर्फ वही कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में, और इंदौर के अंदर तो 700 स्टार्टअप है, ठीक है। और इंदौर में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आपका क्यूए के लिए, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आप क्यूए के अंदर यदि एज अ फ्रेशर यदि आप जाते हैं, कोई भी कैंडिडेट एज अ फ्रेशर यदि क्यूए में जाता है, तो उसको क्या क्या टॉपिक स्पेशली मैनुअल टेस्टिंग में पढ़ना चाहिए, आप ये बताइए। बेसिक सबसे फर्स्टली मेनली जितनी भी डेफिनेशन है टेस्टिंग की, रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बग लाइफ साइकिल्स और बहुत सारी टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं, वो सारी डेफिनेशंस आना चाहिए। टेस्ट केसेस बनाते आना चाहिए
और बग रिपोर्ट कैसे बनती है, उसके एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए, क्या क्या टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं टेस्ट केसेस के अंदर, क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं बग रिपोर्ट के अंदर, ये सब। और मतलब फॉर एग्जांपल कभी वो इंटरव्यूअर बोल देता है पेन के ऊपर टेस्ट केस बताओ, तो आपका माइंड चलना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर भी टेस्टिंग कर रहा है, वो बता के पेन निकाल के देगा आपको, इस पेन पे टेस्ट केस लिखो, तो पेन की निब शार्प होना चाहिए, पेन गोल होना चाहिए, पेन बड़े साइज का होना चाहिए, ये सब टेस्ट केसेस अपन लिख सकते हैं। डिवाइसेस के बारे में भी टेस्ट केसेस बनाने के लिए दिया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके एप्लीकेशन पे ही ये क्वेश्चन एक जनरली कॉमनली पूछते हैं कि आपको कोई वेबसाइट दी तो आप इसको कैसे टेस्ट करोगे, तो उसका आंसर जो फंडामेंटल उसका आंसर उसका फॉलो द प्रोसेस ऑफ HTLC। अपन HTLC जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल उसको हम फॉलो करेंगे और हम उसको टेस्ट करेंगे। एज ए फ्रेशर तो ये आंसर काफ़ी बेनिफिशियल और इंटरव्यू को बहुत इंप्रेसिव लगता है ये आंसर। ये सब क्वेश्चंस रहते हैं जनरली, और हैंड अपने बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, आपका ईयर गैप क्या था, अभी क्या करते हो, टेस्टिंग में क्यों आना चाहते हो। बस अपन जो उनको साइंटिफिक लगना चाहिए अपना आंसर, ऑनेस्ट लगना चाहिए, नॉट आइडियल, ऑनेस्ट आंसर लगना चाहिए प्रैक्टिकल, तो वो अपने को बिल्कुल अपने पे विश्वास करके अपने को चांस देंगे। किस टाइप के टेस्टिंग के ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कौन से टाइप की टेस्टिंग जनरली पढ़ना चाहिए? सर मेनली रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, बग लाइफ साइकिल, HTLC, SDLC, अजाइल मेथड क्या होती है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ये मेनली इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, इटरेटिव मॉडल क्या होता है, सर ये सब। API टेस्टिंग के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे सर API टेस्टिंग के ऊपर पूछते हैं, API क्या होती है, API का सिग्निफिकेंस क्या है, API कौन डेवलप करता है, फ्रंट एंड बैक एंड। प्रोजेक्ट का क्या रोल होता है? जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ने पढ़ाई कर ली, ठीक है, मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ स्टूडेंट को कि देखो पढ़ाई कर ली आपका, वो किसी आपके लिए वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा जितना इंप्रेसिव प्रोजेक्ट होता है। यदि आपने प्रोजेक्ट, यदि आप डेवलपर बैकग्राउंड से, यदि आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, प्रोजेक्ट बनाना नहीं सीखा, तो आपके पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ऐसे आप टेस्टिंग बैकग्राउंड के, और यदि आपने लाइव प्रोजेक्ट में कोई भी काम नहीं किया, आपने प्रोजेक्ट के अंदर के टेस्ट सिनेरियो या टेस्ट केसेस नहीं बनाए, तो मेरे ख्याल से उसका कोई मतलब। यस सर। तो आपका कितना इंपॉर्टेंस ही था प्रोजेक्ट का? आपने प्रोजेक्ट जब डिस्क्राइब, मतलब किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट डिस्क्राइब किया, ये बताइए आप। सबसे पहले जैसा आपने हमको स्कूल एक ERP दिया था, तो उसके ऊपर आपने पहले हमको बताया था कैसा बेसिक टेस्टिंग होती है, कैसा टेस्ट केस बनाते या बग रिपोर्ट बनाते, तो उस आधार पे उसके ऊपर हमने टेस्टिंग करी थी, उस प्रोजेक्ट को पूरा अंडरस्टैंड करा था मैंने आपके यहाँ पे, फिर उसको इंटरव्यू में समझाया कि ये प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी है, उसके अंदर हमने ये अप्रोच से हमने टेस्टिंग करी थी, और ये इसके हमने इस टाइप से बग फाइंड करे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। और फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशंस भी होती है फॉर कोई स्मोक टेस्टिंग, आपने पढ़ा दी, लेकिन कोई इंटरव्यू अपन के जाएंगे, कंपनी बोलते हैं कोई वहाँ बड़ी टीम रहती है टेस्टिंग की, तो कहते हैं आप स्मोक टेस्टिंग कर लो, अपने को पता ही नहीं स्मोक टेस्टिंग होती क्या, तो फिर अपन कर नहीं पाएंगे, इसलिए डेफिनेशन भी लर्निंग हो या डेफिनेशन उसके अंदर का जो इंप्लीमेंटेशन है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब ये बात तो चलो ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग की बात हुई, अब अपन बात करते हैं HR इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, शुरुआत में रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले HR का नॉर्मल डिस्कशन होता है और उसी में आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते, तो आप ये हिंट दीजिए कि यदि कोई HR इंटरव्यू में किस तरीके से बातचीत करना चाहिए, सामने वाले को इंग्लिश कितनी जरूरत है, इंग्लिश में बात करना ज्यादा बेटर है कि हिंदी में भी बात कर सकता है, HR इंटरव्यू के कुछ टिप्स बताइए आप। HR इंटरव्यू की ये टिप्स है बेसिकली, अगर HR आपसे इंग्लिश में बात करे तो आप उसको इंग्लिश में रिप्लाई दें, और वो हिंदी में बात करे तो आप उसको हिंदी में रिप्लाई दें, और बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते हैं, आपका करंट CTC पूछते हैं, आप फ्रेशर है तो पूछते हैं आपका बैकग्राउंड पूछेंगे, या तो एक्सपेक्टेड CTC पूछेंगे, आप लोकेशन कहाँ है, बस बेसिकली इतना, आपका नोटिस पीरियड हो तो उतना पूछेंगे, आप कितना कब इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो, टाइम है आपको, बस एक बेसिक एक फिल्टर रहता होगा कि कैसा है कैंडिडेट, फिर उनको जॉब की ज़रूरत है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे नौकरी पर डाल देते हैं, उनको जॉब चाहिए नहीं रहती, तो बेसिकली सिंपली देखते हैं इंटरेस्टेड है कि नहीं, बस एक बेसिक राउंड रहता है उसके अंदर, कुछ नॉट इनफ, कुछ इतना है नहीं उसके अंदर मेरे, आई थिंक कभी मैं उस राउंड में रुका नहीं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे कोई स्टूडेंट से पूछा जाता है सैलरी एक्सपेक्टेशन एज ए फ्रेशर, तो उसको क्या बताना चाहिए? कुछ लोग सैलरी एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा हायर बता देते हैं। सैलरी में एक्सपेक्टेशन ऐसा है, मार्केट में आप एनालाइज करिए, आप क्या चल रहा है मार्केट में, आप सर है शिवा सर से पूछ सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में, कितना अकॉर्डिंग टू मार्केट आप सैलरी बता सकते हैं, आपको मुझे इतना चाहिए। वैसा इतना इंदौर का मार्केट है, इंदौर में कितनी रेंज है। मैं तो फ्रेशर्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि एज माई स्किल्स और एज अ कंपनी नॉर्म्स, आपको जो भी सैलरी लग रही है एज पर कंपनी नॉर्म्स, जो भी सैलरी आपको लग रही है वो सैलरी आप मुझे दे सकते हैं। क्योंकि यदि आपका पहला टारगेट एज अ फ्रेशर यही होना चाहिए कि आपको एंट्री करना है, आपको काम सीखना है, ठीक है, आपको सैलरी के पीछे नहीं दौड़ना है, क्योंकि सैलरी देखो IT में कभी बढ़ जाएगी। मैं तो आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे बताऊंगा जिन्होंने 3,000 रुपए से चालू किया था और आज 3 लाख रुपए पर मंथ में, ठीक है, उनको भी मैं इंटरव्यू में बुलाऊंगा और आपको बताऊंगा उनकी जर्नी कि वो 3,000 रुपए से इंदौर के एक छोटे कंपनी से उन्होंने चालू किया और आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं।
दैट इज दैट इज द डिफरेंस। मतलब आप एक छोटे कंपनी से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और बड़ी से बड़ी कंपनी में भी पहुंच सकते सर, हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप फ्रेशर्स को क्या सजेस्ट करेंगे इसके सर अलावा? फ्रेशर्स को ये सजेस्ट करूँगा कि थ्योरेटिकल ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल इतना नॉलेज रहता नहीं एज अ फ्रेशर, तो आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए और एक प्रोजेक्ट कोई प्रैक्टिकली आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद टेस्ट केसेस कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल सर्च इंजन में टेस्ट केस पूछता, आप गूगल करिए, OTP पे टेस्ट केस बनते हैं, लॉगिन पेज पे टेस्ट केस बनते हैं, तो 4-5 आप अच्छे से उसको पढ़िए, पढ़ के जाइए और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए। फ्रेशर से थ्योरी ही एक्सपेक्टेड करते हैं, क्योंकि उतना अब एक डाउट और भी रहता है लोगों को, क्या मैनुअल टेस्टिंग में जॉब मिल जाएगी, ऑटोमेशन करना जरूरी है कि नहीं है, इसके लिए क्या आंसर देंगे आप? सर मैनुअल टेस्टिंग ऐसे इनिशियल फेज में ठीक है, लेकिन बाद में एट द एंड 1 और 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ऑटोमेशन जरूर होता है। ऑफिस वाले ही बोलते हैं कि आप क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने भी सजेशन लिया है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि इनिशियल फेज में उनको 2 साल तक तो मैनुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपको ऑटोमेशन भी आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑटोमेशन टेस्टिंग भी आपको सीख के जाना चाहिए और ऑटोमेशन में अपने आप का कमांड करना चाहिए, इसके लिए ये भी बहुत बेनिफिशियल है। सर एक चीज़ और बताऊंगा इसके अंदर, जैसे कंपनी नहीं भी बोल रही, फिर भी आप 2 साल से मैनुअल कर रहे हो, तो अपने को लगता है कि नहीं ऑटोमेशन में सीख लूँ तो मेरा वर्क ईजी हो जाएगा। रिग्रेशन टेस्टिंग में बार बार परफॉर्म करूँ, एक बार स्क्रिप्ट लिख दूँ, कंपनी नहीं भी बोल रही तो ये मतलब मेरे यदि लिए आपको easy हो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी ये बोलती है कि आप बस इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, हाँ, बस, ठीक है, क्योंकि देखो टेस्टिंग की टीम में आपको टीममेट्स बहुत कम मिलेंगे, मेरे ख्याल से डेवलपर की टीम से मात्र 2 या 3% टेस्टिंग की टीम होती Yes, है, sir. ठीक है। इस केसेस में आपके पास बहुत कम समय रहता है टेस्टिंग करने के लिए, Yes, sir. तो इस केसेस में आपके लिए ऑटोमेशन आपके लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए यदि ऑटोमेशन है तो आपके लिए बेटर है, Yes, sir. ठीक है। थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ठीक Thank है। you, sir. बस हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जाइए, अच्छा सेलेक्ट हुई, ठीक है, Thank और you, आपका sir. भविष्य बहुत उज्जवल हो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। कितना है? 11 मिनट हम तो आधा घंटा बोल ले, 1 घंटा बोल ले, बोलना चालू करें अच्छा है, अच्छा बोला क्या सर? देखते हैं ना, आ जाओ आ जाओ। नहीं आप बोला कैसे सर, आंसर कैसे लगा? सर जो आपने वो पढ़ाया था अभी भी काम तो आता है। इनको मैं यही तो बोलता हूँ कि ये